हर जगह फैलती हुई बातों से इंद्रवदन जयान बहुत नाराज रहते थे। अगर उन्हें लकवा नहीं मारा होता तो वो इस वक्त खुद अंबर पर्वत पर लारा से मिलने आ गए होते। वैसे सच तो ये था कि लारा के पिता अम्बरीश भी लारा और ध्रुव के रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ध्रुव बहुत कमजोर हो गया था और किसी कमजोर से अपनी बेटी की शादी कराना अम्बरीश को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। लेकिन ये बातें अब पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि ताजा खबरों के मुताबिक अरेंद्र का बेटा ध्रुव अपनी कमजोरी को पीछे छोड़कर अब ऐतिहासिक रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होने की कगार पर था। और ये बात अम्बरीश को जैसे ही पता चली तो उन्हें बुरा लगा कि लारा के फैसले से दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता खराब हो गया था। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो न सिर्फ ध्रुव जैसे ताकतवर दामाद को खो देंगे, बल्कि उन्हें डर था कि कहीं ध्रुव गुस्से में जयान परिवार को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि वो जानते थे कि इस रफ्तार से ध्रुव शक्ति सम्राट भी बन सकता था और एक शक्ति सम्राट का सामना करना किसी के लिए आसान नहीं होता। यही सब सोचते हुए अम्बरीश ने गुस्से में खुद से कहा, इस लड़की को आखिर मैं कैसे समझाऊं? इसकी जिद तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अम्बरीश जितना लारा के बारे में सोचते उन्हें उतना ही गुस्सा आता जा रहा था। गुस्से में उनका ध्यान चाय के प्याले से भटका और उनके हाथों से वो प्याला फिसल कर सामने गिर गया। गिरने पर उस प्याले में से चाय भी जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर अम्बरीश को और ज्यादा गुस्सा आया। उनका गुस्सा देखते हुए पास ही खड़ी नौकरानी घबरा गई और वो तुरंत आकर जमीन से चाय साफ करने लगी। इतने में दरवाजे के पास से एक आवाज आई, आपको यहाँ आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। आवाज सुनकर अम्बरीश ने तुरंत पलट कर देखा कि मुख्य दरवाजे से लारा चलते हुए अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अम्बरीश ने चिढ़ते हुए कहा, या तुम मुझे अभी भी अपना पिता मानती हो, या यहाँ रहकर ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग से चला गया, या फिर तुम ये भूल ही गई हो कि जयान परिवार नाम की भी कोई चीज होती है। अपने पिता के चेहरे पर इतना गुस्सा देखते हुए लारा ने चुपचाप अपना सिर हिलाकर उन्हें बताया कि वो कुछ नहीं भूली थी। इसके बाद लारा ने नौकरानी को वहां से जाने का इशारा किया, जो अपना सिर झुकाकर वहां से चली गई। नौकरानी के जाते ही लारा ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, आप मुझसे साल भर से भी ज्यादा वक्त के बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे खरी खोटी सुना रहे हैं। मैं जब भी घर वापस आऊंगी तो इस बार मैं माँ को जरूर बताऊंगी। ये सुनते ही लारा के पिता ने अपना गुस्सा बरकरार रखते हुए उससे कहा, घर वापस आओगी? अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत बाकी है? अगर तुम गलती से भी घर वापस आई ना तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये बात सुनते ही लारा समझ गई थी कि पिता के इतने गुस्से की वजह क्या थी, और वो वजह उसके दादाजी थे। तभी लारा को सोचते हुए देख उसके पिता ने उससे सवाल किया, अब तक तो तुम समझ ही गई होंगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, या फिर अभी भी नहीं समझी? ये सुनकर लारा ने अपने बालों से खेलना शुरू कर दिया और अपना सिर नीचे करके पिताजी से कहा, मैंने आप लोगों से पूछे बिना ध्रुव से रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए आप यहाँ आए हैं ना? उसके इस अंदाज को देखकर अम्बरीश का खून खौलने लगा। फिर उन्होंने जोर से अपना हाथ सामने रखी टेबल पर मारते हुए कहा, इस रिश्ते का वादा तुम्हारे दादाजी ने किया था। उन्होंने अपनी जबान दी थी ध्रुव के दादा को, और तुमने रिश्ता तोड़ने से पहले इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे दादाजी की कितनी बेइज्जती होगी। अरे किसने कहा था तुमसे ऐसा बेवकूफी भरा कदम उठाने को? इस पर लारा ने चिड़चिड़ाते हुए अपने पिताजी को जवाब दिया, ये मेरी जिंदगी है, तो फिर मेरे लिए लड़का आप लोग क्यों चुनेंगे? बल्कि मैं खुद चुनूंगी कि कौन मेरा जीवन साथी बन सकता है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको क्या वादा किया था। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर वो वादा रखा गया होता तो मंडप पर मुझे बैठना होता और ध्रुव के साथ जिंदगी भी मुझे बितानी होती, ना कि दादाजी को। ये सुनते ही अम्बरीश ने गुस्से से फटते हुए कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? तुमने ये रिश्ता सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम्हारी नजर में ध्रुव कमजोर था और तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ताकतवर हो गया है और कुछ वक्त में तो शायद तुम्हारी बराबरी पर आ जाए, लेकिन शायद तुम्हें तो इसकी खबर भी नहीं होगी। अंबरदल की होने वाली लीडर होने के बाद भी तुम इस खबर से अनजान हो। पिता की डांट सुनकर लारा को भी गुस्सा आने लगा था। गुस्से में उसे वो पल याद आया जब ध्रुव ने उससे वादा करके अपनी जिद दिखाई थी और वो अपने वादे को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, जिसकी खबर लारा के कानों तक पहुंची गई थी। वही सोचते हुए लारा ने दबी हुई आवाज में पिताजी से कहा, मैंने सुना है उसके बारे में, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ कि वो जीरो कब इतना ताकतवर हो गया था। इस खबर ने मुझको सच में चौंका दिया था। ये सुनते ही अम्बरीश ने तुरंत नाराजगी दिखाते हुए उससे कहा, चौंका दिया था? तुम सिर्फ चौंक गई थी, लेकिन तुम्हारे चौंकने से हमें क्या फायदा? हमारे परिवार का नाम तो समाज में खराब हो रहा है, और इसलिए तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें समझाऊं कि जब भी तुम्हें वक्त मिले तो मैसेडोरिया जाकर अरेंद्र और उसके बेटे से माफी मांग लेना और चीजें पहली जैसी करने की कोशिश करना। ये सुनते ही हैरानी में लारा ने सवाल किया, माफी मांग लेना? मैं ये हरगिज नहीं करने वाली। तो क्या हुआ अगर ध्रुव पहले जैसा कमजोर नहीं रहा? मैं लारा जयान उससे फिर भी शादी नहीं करने वाली, इसलिए माफी मांगने की बात तो मुझसे मत ही कीजिए, और अगर आपको इतनी पड़ी है तो खुद जाकर शौर्य दल से माफी मांग लीजिए, क्योंकि मैं मैसेडोरिया किसी भी हालत में नहीं जाने वाली। बेटी के इनकार को सुनकर अम्बरीश ने चिल्लाते हुए उससे कहा, अब से इस मामले में कोई भी फैसला तुम्हारा नहीं होगा। तुम पहले ही रायता फैला चुकी हो और इसलिए अब सफाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इस पर लारा ने अपने पिता को साफ जवाब देते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर उसने देखा कि उसके पिता की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, और इसके पहले कि वो कुछ कहते लारा ने जिद करते हुए उनसे कहा, और रही बात उस ध्रुव की, तो अच्छा ही है
कि वो ताकतवर हो गया है, क्योंकि उसने ही तो मुझे चैलेंज किया था कि 3 साल में वो मुझे मुकाबले में हरा कर दिखाएगा। मुझे बेसब्री से इंतजार है उस मुकाबले का। अगर ध्रुव ये मुकाबला जीता तो वो जो कहेगा मैं करूंगी। उसके अलावा तो मैं उससे और उसके परिवार से कभी माफी नहीं मांगने वाली, फिर चाहे जो हो जाए। बेटी की जिद सुनकर अम्बरीश गुस्से से फूट पड़े। इसका मतलब तुम उससे हार कर उसकी नौकर बनने को तैयार हो, लेकिन उससे माफी मांग कर उसकी बीवी बनने के लिए नहीं। अरे क्यों तुम हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाना चाह रही हो? पिता की इस बात को सुनकर लारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब मैं हारूंगी, और ये कभी नहीं होने वाला। तो क्या हुआ अगर ध्रुव की शक्तियां वापस आ गईं? उसके बावजूद वो मुझे कभी सपनों में भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अंबर दल के पास बहुत सी खास तकनीकें हैं जिनका ध्रुव के पास कोई तोड़ नहीं होगा। और तो और मेरी मदद के लिए गोलियों के राजा कहे जाने वाले चांडल भी तैयार हैं, जो मेरे लिए दवाएं बना रहे हैं। इन सब चीजों से ध्रुव अभी कोसों मील दूर है। वो तो सिर्फ मैसोडोरिया के एक छोटे से दल का होने वाला लीडर है, और खास तकनीकें सीखने में तो उसे न जाने कितने दशक बीत जाएंगे। लारा को बुरा लगा था जब उसके पिता ने उसकी काबिलियत पर सवाल खड़े किए थे, और इसलिए उसने पिता को समझाने की कोशिश की। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई ध्रुव को उससे ज्यादा ताकतवर माने, उसी ध्रुव को जिसको उसने कुछ समय पहले कमजोर होने की वजह से ठुकरा दिया था। लेकिन लारा की बात सुनकर अम्बरीश का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उनका मन तो किया कि उठकर अपनी बेटी को 2 छापड़ मारे, और इसलिए अपनी जिद्दी बेटी की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए वो तुरंत उठकर अपना हाथ लारा की तरफ ले जाने लगे कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, अम्बरीश भाई ऐसा मत कीजिए। लारा के पिता ने जैसे ही आवाज की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भागते हुए दरवाजे से अंदर आ रहा था। उस आदमी को देखकर अम्बरीश का ध्यान भटका, और उन्होंने लारा को डांटने की बजाय उस आदमी को डांटना शुरू कर दिया। बुखरात, तुमसे तो मैं और ज्यादा नाराज हूं। मुझे पता चला कि ध्रुव से रिश्ता तोड़ने के लिए तुमने ही लारा के कान भरे थे। ये सुनकर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ उसे सुझाव दिया था। रिश्ता तोड़ने का फैसला तो लारा की गुरु का था। अब आप तो जानते हैं कि मैं उनके सामने क्या ही कहता। बुखरात के मुंह से लारा की गुरु के बारे में सुनकर अम्बरीश ने मनी मन सोचा, आखिर उसे क्या हो गया है? वो लारा को ऐसी बेवकूफी करने कैसे दे सकती है? अगर गलती से भी लारा ध्रुव से हार गई तो उसे शौर्य दल की नौकरानी बनकर रहना होगा। अम्बरीश गुस्से में इसलिए थे क्योंकि पलक झपकते ही उन्होंने इतना ताकतवर दामाद खो दिया था, और सिर्फ खोया नहीं था बल्कि अपनी बेटी की वजह से उससे दुश्मनी भी मोल ले ली थी। वो इस बात को लेकर अभी भी परेशान दिख रहे थे, और इसलिए उन्हें देखकर बुखरात ने उनसे कहा, भाई आप फिक्र ना करें, इस बात को बहुत वक्त बीत चुका है, इसलिए अब इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अगर आप लारा को माफी मांगने के लिए मनवा भी लेते हैं तो भी दोनों दलों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हो सकते, इसलिए वहां जाकर अपनी बेइज्जती करवाने का कोई मतलब नहीं है। लारा की गुरु खुद चांडल के साथ दवा बनवा रही हैं, और जैसे ही वो दवा बन जाएगी तो ध्रुव गलती से भी लारा की ट्रेनिंग की रफ्तार की बराबरी नहीं कर पाएगा। और जहां तक मुकाबले की बात है तो लारा इस बात का ध्यान रखेगी कि ध्रुव को बहुत बुरी तरह से ना हराए, ताकि उसके अहंकार को और चोट ना पहुंचे। दवा के बारे में सुनकर अम्बरीश के दिल में एक सवाल आया, और उन्होंने तुरंत उस बारे में बुखरात से पूछा, ऐसी कौन सी दवा बना रहे हैं वो लोग? अम्बरीश के सवाल पर बुखरात ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये दवा चांडल ने गलती से बनाई थी जब पिछले साल वो पहाड़ों पर ट्रेनिंग के लिए गए थे। वो शायद पूर्वजों का कोई नुस्खा है, लेकिन वो दवा बहुत ज्यादा असरदार है, जिसका असली असर तो आप थोड़े वक्त के बाद ही देख पाएंगे। मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकता। ये देखते हुए कि बुखरात इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता था, अम्बरीश ने अपना हाथ दिखाकर उसे आगे ना कहने को कहा। उसके बाद उन्होंने मुड़कर लारा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उसकी जिद साफ समझ आ रही थी। उसे देखकर गुस्से में अम्बरीश ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हमारे परिवार का नाम और खराब नहीं करने दे सकता। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अगर गलती से भी तुम ध्रुव से मुकाबले में हार गई तो किसी से ये मत कहना कि तुम जयान परिवार से हो, क्योंकि मैं वो बेइज्जती तो बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। इतना कहकर उन्होंने एक नजर बुखरात को देखा और फिर गुस्से में वहां से चले गए। उन्हें जाते देखकर बुखरात ने राहत की सांस ली, और फिर लारा की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, लारा, मैं सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शौर्य दल का वो छोकरा इतना ताकतवर हो जाएगा। इस पर चिड़चिड़ाते हुए लारा ने उनसे कहा, तो क्या होता है अगर वो ताकतवर है? मैं उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूं, और वक्त के साथ साथ सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। लारा की जिद देखकर बुखरात ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लारा, तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि तुम मुकाबले में उस लड़के को हरा दोगी? इस पर गुस्से से चिढ़ते हुए लारा ने बुखरात से कहा, आप मेरी बराबरी मेरा मतलब है उस लड़के से कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि वो मुझे कभी हरा पाएगा? लारा को अपनी बात पर गुस्सा होते थे बुखरात ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, और फिर लारा से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस लड़के के बारे में सोचकर थोड़ा अजीब लगता है। इस पर लारा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए खुद से बात करते हुए कहा, मैं नहीं मानती कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे ध्रुव। मुकाबले को सिर्फ 1.5 साल और बचे हैं। देखते हैं इन 1.5 सालों में तुम 3 सितारों वाले एकलव्य से कितना ऊपर जा पाते हो। मैं वादा करती हूँ ध्रुव,
मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी, अंबर महल में। अगर हिम्मत है तो मुकाबला करने आ जाना। इस वाकये के बाद वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 5 दिन गुजर गए। फिर एक रात एक घने जंगल में पेड़ के बगल में आग सुलगाते हुए ध्रुव अकेले बैठा हुआ था। 5 दिनों के अकेले सफर से वो थोड़ा थकने लगा था। शुरुआत में तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अब उसे घर की याद सताने लगी थी। आग में लकड़ी का एक और टुकड़ा डालते हुए ध्रुव ने अलसाए अंदाज में विदुर से कहा, आचार्य, क्या आप मुझे बताएंगे कि हम लोग आखिर हैं कहाँ पर? क्योंकि मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सवाल सुनकर ध्रुव की अंगूठी में से एक आवाज आई, हम लोग तिलस्मी जानवरों के इलाके में हैं। इस पर चौंकते हुए ध्रुव ने अंगूठी को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम लोग तो बहुत दूर आ गए, लेकिन यहाँ आने का तो एक शॉर्टकट भी था ना, फिर आपने ये लंबा रास्ता क्यों चुना? ध्रुव की बात सुनकर विदुर ने उससे कहा, हम लोग पूर्वी इलाके में हैं और तुम पश्चिमी इलाके की बात कर रहे हो। यहाँ से होकर हम लोग टाइगर डेजर्ट जाएंगे, हमारी ट्रेनिंग वहीं पर होगी। विदुर की बात से ध्रुव को हंसी आ गई। उसे लगा नहीं था कि विदुर उसे तिलस्मी जानवरों से भरे पूर्वी इलाके को पार कराएंगे, और इसलिए उसने हंसते हुए विदुर से कहा, अच्छा मजाक है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि पूर्वी इलाके के तिलस्मी जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन इस इलाके को पार तो नहीं कर पाऊंगा। ये तो नामुमकिन है आचार्य, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ध्रुव की बात सुनकर आचार्य ने उसे समझाते हुए कहा, नामुमकिन कुछ भी नहीं है ध्रुव, और एक बात ध्यान रखो, खतरा जितना बड़ा होता है फायदा भी उतना ही ज्यादा होता है। जब बात जिंदगी मौत पर आ जाती है तभी तो इंसान पनपता है, और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरा इरादा तुम्हें ये इलाका पार कराकर दक्ष रैंक हासिल कराने का है।